सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिली पॉइंट अनफिल्टर्ड। और सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज ऋतिक और मैं हूँ वुमेन्स क्रिकेट का सबसे बड़ा फैन, एटलीस्ट इस पैनल में। और इंडियन टीम से काफ़ी उम्मीदें थी मेरे को कि शायद वो लॉर्ड्स में इस बार जीतेंगी, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं और उन्होंने पूरे अरमानों पे पानी फेर दिया। बट फिर भी अभी देखते हैं, उम्मीद ये थी कि शायद ऑस्ट्रेलिया हार। आज फाइनल चल रहा है, लेकिन इंग्लैंड अभी 117 पर 4 है। तो देखते हैं मैच कैसा जाता है। उसके अलावा है हमारे साथ द वर्स्ट फैन ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, ऋषिकेश। क्योंकि पिछले वीडियो में इन्होंने बोला था कि मैं तो वुमेन्स क्रिकेट देखता ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है वुमेन्स क्रिकेट होता भी है। और फिर ये थोड़ी देर बाद बोलते कि नहीं, मैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन टीम का बहुत बड़ा फैन हूँ। और फिर ये थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि लॉरेन बेल ने ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत अच्छा किया है और पिछले बार उसने मुंबई को जिताने में भी काफी बड़ा योगदान दिया था। बट उसके अलावा हमारे साथ है दिव्यांश, जो कि ना वुमेन्स टीम के फैन है ना मेंस टीम के फैन है। वो सिर्फ एक ही प्लेयर के सबसे बड़े फैन है, हु इज द लेजेंड, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, पृथ्वी शॉ। इन्होंने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आईपीएल देखता हूँ सिर्फ पृथ्वी शॉ के लिए। रोहित, कोहली, धोनी ये सब भाड़ में जाए, मुझे बस पृथ्वी शॉ को देखना था। लेकिन दिल्ली ने इनके अरमानों पे पानी फेर दिया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल राजस्थान रॉयल्स जायसवाल के बदले पृथ्वी शॉ को ट्रेड कर लेगी और इनका सपना पूरा होगा। तो इसी नोट पे भाई शुरू करते हैं। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उस पर आप बता दीजिए कि क्या आपको लगता है कि फेवरेट्स कौन है फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड चल रहा है। भाई, मुझे तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी वो। मतलब सबको मालूम भी है वैसे। और अभी आप स्कोर कार्ड देखोगे तो 2-3 विकेट्स गिर चुके हैं इंग्लैंड के। तो सीधी बात है, ऑस्ट्रेलिया जीत रही है और एक वर्ल्ड कप उठा रही है। शायद सातवां, मुझे लग रहा है ना। तो देखते हैं अभी क्या है। 1-2 घंटे में पता चल जाएगा। मुझे भी ऑस्ट्रेलिया ही लग रही है फेवरेट्स। मतलब जैसा कि उनका डोमिनेशन रहा है वुमेन्स क्रिकेट में, इंग्लैंड को होम एडवांटेज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हराना इतनी आसान बात नहीं है अगर अपन देखें तो मेरे को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ही लग रहा है। फिर अगर इंग्लैंड कुछ जादू करती है तो बात अलग है, क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था वो तभी खत्म हो गया जब टीम इंडिया बाहर हो गई इस वुमेन्स वर्ल्ड कप से। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा एक ड्रीम है कि टीम इंडिया, मतलब कपिल देव के बाद 1983 के बाद हम लॉर्ड्स में जीते। जीते नहीं तो भी फाइनल तो खेले, लेकिन वो अरमान मेरे 2019 के बाद फिर टूटते हुए। तो उसके बाद मैंने इतना फॉलो करना ही छोड़ दिया। तो देखते हैं, कोई भी जीते, पर अब मेरे को अब उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। मेरे को जो उम्मीद थी वो कब की टूट चुकी है। न्यूज चैनल है क्या आपका, दिव्यांश? इतना स्लो बात कर रहे हो आप। नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा धीरे, क्योंकि यूजुअली मैं कभी थोड़ा तेज बात कर लेता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि अभी थोड़ा धीरे बात करी जाए। पहले राजधानी एक्सप्रेस आपको हुआ पता करते है, थे भाई। हाँ, आपको पता है इससे वीडियो लंबा हो जाएगा। ऐसा है, फिर मैं थोड़ा कम बोलूंगा। टीम के परफॉर्मेंस के बारे में क्या ख्याल है? और ऋतिक, वैसे आपने इंट्रोडक्शन तो करा है, बट फिर भी आपके क्या एग्जैक्टली थॉट्स है कि आप इतना फॉलो करते फाइनल हो महिला क्रिकेटर्स को? क्रिकेटर्स को, अच्छा। तो मतलब क्या उम्मीद क्या थी आपको? मतलब इंग्लैंड में हरमनप्रीत, स्मृति मंदाना, जो भी टॉप प्लेयर्स है इनसे। और वैसे हम सेमीफाइनल तो नहीं पहुंचे, लेकिन क्या क्या थे आपके विचार? और अ, वैसे एक वो उम्मीद जो जगाई थी उन्होंने, वर्ल्ड कप जीत के इंडिया में, T20 वर्ल्ड कप, नहीं, ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था शायद, है ना? तो अब देखो, मैं तो कह ही रहा हूँ भाई, मैं फॉलो नहीं करता। फिर भी जितना फॉलो करता हूँ उस कोई बात हिसाब से मैं तो पूछ रहा हूँ, आपको बट पता है हाँ। फाइनल किसका हुआ था? अभी जो हम जीते थे, जीते थे वर्ल्ड कप वुमेन्स में नवंबर में। इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ऋषि। नहीं, अच्छा हुआ आपने इंडिया बोल दिया एटलीस्ट। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल था। हाँ हाँ, अच्छा। फाइनल साउथ अफ्रीका थी। साउथ अफ्रीका, अच्छा, फिर तो मतलब हारना। सेमीफाइनल काफी काफी अच्छा था, सेमीफाइनल भी मतलब हम्म। काफी, उस मैच से काफी इंटरेस्ट हुआ था। फाइनल की हाइप उस मैच से काफी बड़ी थी, क्योंकि वो जहाँ तक मेरे को ध्यान है वो हाईएस्ट एवर चेस था वुमेन्स ओडीआई में। जिसमें वो ऋतिक को जमीमा पता होगा, ऋतिक सही है ना? वो हाईएस्ट एवर जमाइमा। हाईएस्ट चेस था ना वो, ओडीआई में बात कर रहे थे वुमेन्स क्रिकेट के, जो अपन ने करा था सेमीफाइनल में। हम्म। दोनों एक ही ग्राउंड पे खेले गए थे वैसे, मुकाबले नवी मुंबई में।
अच्छा, ऋतिक ठीक है। बताओ क्या। भाई उम्मीद तो थी भाई, बहुत उम्मीद थी मेरे को। हम्म। स्मृति से स्पेशली उम्मीद थी। लेकिन जब से मैंने बोला कि स्मृति से उम्मीद है, उसके बाद वो बर्बाद हो गई उसकी परफॉर्मेंस। और वो मेरे को काफी बुरा लगा उसके बाद। लेकिन ऋतिक साउथ अगर अफ्रीका मेरे से हार गए थे, वो बहुत बुरी तरह हार गए थे, वो जीत सकते थे। बस वो एक मैच अगर हम जीत जाते तो आज हम शायद सेमीफाइनल में हो सकते थे। और ऑस्ट्रेलिया ने तो यार एकदम वन साइडेड मतलब डोमिनेट ही किया था उस दिन। हम्म। तो उम्मीद तो थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब ओडीआई वर्ल्ड कप से ही अभी खुशी मनानी पड़ेगी। अब T20 वर्ल्ड कप देखते हैं इन फ्यूचर क्या हो रहता है। हम्म। और उसकी हम बात कर रहे थे, उसी दिन एक और जो जिल्लत भरी हार हुई थी वो मेंस टीम की हुई थी अगेंस्ट आयरलैंड। तो उसके बारे में बताइए भाई कुछ, क्या हुआ ये मतलब। मेंस टीम का तो मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो शुरू से सेलेक्टर्स के खिलाफ रहा हूँ बीसीसीआई के कि किस हिसाब से सिलेक्शन करते हैं। साई सुदर्शन का सिलेक्शन इन्होंने आईपीएल की परफॉर्मेंस में टेस्ट टीम में कर दिया। जिस खिलाड़ी का T20 के परफॉर्मेंस के ऊपर सिलेक्शन होना चाहिए था, जिसने बैक टू बैक 2 बार आरसीबी को ट्रॉफी जिताई है, वो कैप्टन तो दूर टीम में भी नहीं है। ऐसा कैप्टन से मटेरियल रजत पाटीदार को आप टीम में भी नहीं ले रहे हो। और भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने बताया कि एज इज जस्ट नंबर, और एक अपना जो फॉर्म को कंटिन्यू कर रखा उन्होंने, उनको भी टीम में नहीं लिया। तो मेरे को लगता है एक तरफ आप हर्षित राणा को मौके पे मौके देते हैं बराबर, और एक ऐसा प्लेयर जो लेजेंड है, मतलब लिगेसी है जिनकी इंडियन क्रिकेट में आफ्टर पोस्ट 2010 की बात करी जाए, जहीर खान एरा के बाद, तो उस प्लेयर को भी आप मौका नहीं दे रहे हो। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि भुवनेश्वर कुमार को आप टेस्ट क्रिकेट खिलाए, वनडे खिलाए, लेकिन T20 के लिए तो आज भी मेरे को लगता है कि उनका करियर है अभी भी बचा हुआ। आपने उस बेसिस पे सिलेक्शन किया, तो मेरे को तो पहले से पता था कि ये हाल होने वाला है। मतलब मेरे को कुछ सरप्राइज नहीं है मेरे लिए ये चीज। आयरलैंड से हार जाएंगे ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, मेरे को लगा था इंग्लैंड से मुश्किल पड़ेगा, पर आयरलैंड से हार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। पर जो भी हुआ, मैं तो शुरू से खिलाफ था कि भाई सिलेक्शन अगर ऐसे करेंगे, सेलेक्टर्स के कर्मों की सजा मिल रही है टीम को, मेरे को ऐसा लग रहा है। ये बोर्ड का कुछ करना पड़ेगा, वरना संजू सैमसन के लिए भी मैं काफी अपसेट हूँ। जिस हिसाब से जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, उसको आपने टीम से बाहर कर दिया पिछले T20 में। तो क्या मतलब है, मतलब मजाक बना के रख दिया है पूरा टीम इंडिया का। तो जो आ रहा है, जब जिस हिसाब से सिलेक्शन कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ सिलेक्शन से, किसी के भी सिलेक्शन से। पहले से मैं, मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया था सीरीज देखने का, जब मेरे को पता पड़ा रजत पाटीदार और भुवनेश्वर कुमार नहीं है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था संजू सैमसन की वजह से, वो भी अब चला गया, क्योंकि खेलने सूर्यवंशी का था। मैं मान रहा हूँ सूर्यवंशी है, अच्छे प्लेयर है यूथ, पर संजू सैमसन को जिस हिसाब से उन्होंने क्या सोच के बाहर बिठाया होगा, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। क्या को रेस दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उनको तो लगा ही होगा ना कहीं कोई खिलाड़ी बाहर बैठ रहा है, भले एक मैच के लिए ही, पर लगता तो है ना कि क्या गलती हो गई मेरे से। हाँ, 3-4 मैच से रन नहीं आए, दूसरे प्लेयर्स के भी नहीं आए थे, तो वो मेरे को नहीं लगता कुछ। फिर इनकी मर्जी सेलेक्टर्स की, मैं कुछ नहीं कहने वाला इस पे। ऋषि, आपका क्या सही है। ख्याल है संजू सैमसन को लेके, क्योंकि आप भी सीएस के फैन हैं, मेरे तो ख्याल से आपको सही क्या है लगता यार, है? क्योंकि प्रेशर जो बन रहा था ना सूर्यवंशी को खिलाने का, तो एक दो मैच ठीक है, इधर उधर चलता है, एक्सपेरिमेंटेशन अभी 2 साल है वर्ल्ड कप के लिए। और सूर्यवंशी की इतनी हाइप वगैरह थी, तो उस हिसाब से उसको मौका मिलना भी चाहिए था। और इंटरनेशनल लेवल पे एक वो अलग प्रेशर रहता है, और एक एक्साइटमेंट पे सबको थी कि हाँ 15 साल का एक है लड़का जो आईपीएल में उसने इतना बड़ा धमाका करा है, तो इंटरनेशनल में भी मौका मिलना चाहिए था उसको, और मिल गया। अ, एक दो सिक्स मारे उन्होंने। देखते हैं आगे, मुझे लग रहा है और एक दो मैचेस में मौका मिल जाएगा। संजू सैमसन का कुछ नहीं है, मतलब अगर ये नहीं चले तो फिर वापस आ जाएंगे। उन्होंने कमबैक तो एक बार करके दिखाया है वैसे वर्ल्ड कप में, तो इतना कुछ नहीं है, दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए दिवांश। सब कुछ संजू सैमसन के लिए इंसाफ मांगते रहोगे तो फिर बाकी को इंसाफ कब मिलेगा भाई। ठीक है। वही बात है। एक इंसान को बहुत ज्यादा इंसाफ मिला अंडर गौतम गंभीर, विच इज वॉशिंगटन सुंदर। हम्म। तो उस प्लान को तो आयरलैंड ने पूरा एक्सपोज कर दिया एक ही मैच में। क्योंकि भाई वो समझ नहीं आता कि वो मतलब क्यों है टीम में। वो टेस्ट टीम में आ जाता है, वो वनडे टीम में आ जाता है, T20 में भी उसको रख लेते हो। तो फिर उसको विग पहना के वुमेन्स क्रिकेट भी आप खिला दो, फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे तो। एक वॉशिंगटन जो हमने देखा था एक टाइम पे, जो विराट कोहली की कैप्टनसी में, वो अलग लेवल का एक प्लेयर दिखता था। वो पावर प्ले में बॉलिंग करता था और बाद में भी करता था, और बैटिंग 8 नंबर पे करता था। लेकिन जब से गौतम गंभीर आए, उन्होंने पूरा रोल चेंज कर दिया उसका, और उसको पता नहीं क्यों बैट्समैन बनाने पे लगे हुए हैं। तो आप पता नहीं, आप बैक करके प्लेयर को बना रहे हो कि उसको और बिगाड़ ही दे रहे हो। क्योंकि उसकी यूटिलिटी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई। तो ये तो बहुत अच्छी चीज हुई कि उसको एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया आपने। बट लेकिन उसके बाद भी आप हार ही रहे हो। तो सवाल तो अब फिर वही हो रहा है कि क्या श्रेयस और गौतम गंभीर के बीच में सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ पंगा चल रहा है। यार हो शुरुआत सकता तो है।
वैसे अभी शुरुआत हुई है इनके हम्म। पार्टनरशिप को, तो मुझे नहीं लगता इतने जल्दी अ, मतलब बहस हो जाएगी उन दोनों के बीच में क्योंकि उन दोनों ने वैसे केकेआर को आईपीएल भी जिताया है, तो ऐसी बात नहीं है कि वो जानते नहीं है एक दूसरे के साथ काम करना। अ, दूसरा कि श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी, वैसे तो उन्होंने जो कल बॉलिंग रोटेशन करी थी ना वो सही है, लेकिन हम एक्चुअली कहाँ पीछे पड़ रहे हैं वो है कि हमारा जो 5 6 7 8 ये जो लाइनअप है जिसमें ऑलराउंडर हम खिला रहे हैं अक्षर पटेल और ये सब, तो वो बैलेंस नहीं जम रहा है। तो इस वजह से, और कल 3 स्पिनर भी खिलाए थे, तो वो भी एक रीजन था हार का। एक एक्स्ट्रा पेसर अगर खिला लेते और 8 नंबर तक बैटिंग, तो वो तो फॉर्मूला है ही। तो मुझे लगता है वो अगले मैच में अगर वो इशू सॉल्व कर दिया तो फिर उम्मीद है कि कमबैक हो जाएगा। और इतना जल्दी मैच। हम, हाँ, और इतना जल्दी हम ये आप हाँ। नहीं सकते कि श्रेयस अय्यर खराब कैप्टन है या फिर ये स्क्वाड अच्छी नहीं है और ये सब, क्योंकि बहुत प्लेयर्स बाहर भी है, एक्सपेरिमेंटेशन भी चल रहा है। हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, और भी कई प्लेयर्स नहीं है जो कि कुलदीप वगैरह भी पहले थे स्क्वाड में, लेकिन वो भी नहीं है। तो सीख रहे इन, हाँ, जो भी हार हो रही है उनसे, और देखते हैं कि इस सीरीज का क्या रिजल्ट रहता है वैसे। बाकी आपको सवाल क्या तो लगता है, इंडिया जीत रही है? मुझे लग रहा है सीरीज अगला जीत रही है, मैच 3 मैच बाकी है। सीरीज का तो मुश्किल है, लेकिन एक एक आध मैच, 1 2 मैच तो जीत जाएंगे। सीरीज का सीरीज मुश्किल तो। है, हल्का सा मुश्किल है, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लाइनअप उतना स्ट्रांग नहीं है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। उनकी बैटिंग आप हम्म। देखोगे तो बहुत तगड़ी, बहुत ज्यादा अच्छी बैटिंग है। इवन जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हुआ था, वो मतलब 5 6 रनों से हारे थे, तो वो फाइट तो दे दे इंडिया को। जी, हम्म। दिव्यांश। एक चीज ऋतिक सही ने है। बोली थी ना, हाँ। वॉशिंगटन सुंदर को, कि वो तीनों फॉर्मेट में क्यों खिला रहे हैं। तो खाली वॉशिंगटन सुंदर के लिए नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि आज इतना कॉम्पिटेटिव अपना हो चुका है क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी प्लेयर 3 फॉर्मेट खेलना चाहिए आज की तारीख में। मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि इतना कंपटीशन, अगर आप एक ही प्लेयर को 3 फॉर्मेट खिला रहे हो तो आप किसी दूसरे की अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, जो कि हम्म। उतना ही टैलेंटेड है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसा उनका बैटिंग स्टाइल है, प्लेइंग स्टाइल या बॉलिंग स्टाइल है, जैसा होता है उसके हिसाब से इनको 3 टीमें बनानी चाहिए। मैं तो उसके पक्ष में हूँ कि तीनों टीमें अलग होनी चाहिए, क्योंकि अगर टैलेंट नहीं होता तो बात अलग है कि अपने की, उससे क्या होगा कि प्लेयर्स की फिटनेस भी रहेगी, उनको इनफ टाइम भी मिलेगा, रेस्ट भी मिलेगा, और उनके गेम को वो अडेप्ट कर सकते हैं कि उनको एक प्लेयर को पता रहेगा ना कि मैं T20 खेल रहा हूँ तो मैं उस हिसाब से तैयार रहूँ, टेस्ट जो खेल रहा है। तो उसे अपॉर्चुनिटी करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं बहुत सी बार, जैसा कि होता है इंडियन क्रिकेट में, कि नहीं कर सकते हैं, सबको नहीं खिला सकते हैं, टैलेंट है। लेकिन अगर इक्वली टैलेंटेड है लोग, तो फिर आपको यूज करना चाहिए ना मल्टीपल, सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती है, तभी तो इतना कॉम्पिटेटिव है। पर ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी अपन दे पाए, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए मैं तो खिलाफ हूँ इसके, कि एक प्लेयर अगर 3 फॉर्मेट खेल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि 3 टीमें हो और 3 अलग कप्तान हो, तीनों फॉर्मेट के। तो जैसा मैंने बता चुका हूँ कि मेरी जो प्रेफरेंस है कि पाटीदार होने चाहिए T20 के कैप्टन, अय्यर होने चाहिए ओडीआई के कैप्टन, और शुभमन गिल टेस्ट मैच ठीक ही कर रहे हैं तो शुभमन गिल टेस्ट में रह सकते हैं। तो ऐसी मेरी प्रेफरेंस है, सबकी अलग हो सकती है, और मेरे को ऐसा लगता है अभी की जो कंडीशन है उस हिसाब से। नहीं, आपके इस पॉइंट में मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि आपको आयरलैंड सीरीज और ये एशियन गेम्स के लिए आप कोई सी टीम या ए टीम भी भेज सकते थे, जो कि पहले ऐसा ही होता था। लेकिन अभी पता नहीं, सब कुछ बदल गया है कि आप मेन टीम को ही हर सीरीज में भेज रहे हो। ये अजीब सी मतलब ये स्ट्रेटेजी है। बीसीसीआई का, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनका कुछ भरोसा नहीं है, इनकी स्ट्रेटेजी कभी भी चेंज हो जाती है। जब मर्जी पड़ते तब, एक समय कह रहे थे जब विराट कोहली ने जब बोला था टेस्ट कैप्टन T20 की कैप्टनसी छोड़ी थी, तब विराट कोहली को कहा गया था कि हमें व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन चाहिए और रेड बॉल का अलग कैप्टन चाहिए। बीसीसीआई का था ना कहना कि ऐसी हमारी स्ट्रेटेजी है, हम ऐसा नहीं कर। अब क्या हो रहा है, अब तो फॉलो कर रहे हैं ना ये। अब आपके पास कहाँ है कि व्हाइट बॉल का अलग कैप्टन है, रेड, अभी तो है ही है ना, जो चीज विराट कोहली को बोली उसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना बीसीसीआई अब तो तब अलग रूल थे, ये अलग रूल थे, समझ में नहीं आता ना। तो ये बोर्ड खुद को भी अगर देखे जाए इनके स्टेटमेंट, तो उस पर भी क्लियर नहीं है। इनका मोटिव तो मेरे को आज ये लगता है कि भाई हाँ, पैसे कमाने का रह गया है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान पे भी अपन कहते थे कि वॉर होती है, मतलब बायलैटरल नहीं खेलते हैं इंडिया पाकिस्तान, राइट। तो इनका मकसद यही है एशिया कप कराने का, आईसीसी टूर्नामेंट्स में इंडिया पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखने का, कि ताकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो पाए ज्यादा से ज्यादा। एशिया कप का फॉर्मेट तो पूरी तरीके से ऐसे डिजाइन है कि पहले ग्रुप में 3 टीमों का ग्रुप बनाएंगे, एक मैच तो वो पक्का, फिर सुपर 4 या सुपर 6 जो करवाते हैं वो होगा, और उसके बाद फाइनल में भी भिड़ गए, तो 3 मैचेस कम से कम इंडिया पाकिस्तान के करवा ले ताकि व्यूअरशिप बने। तो इनका ऑब्जेक्टिव मेन मेरे को ऐसा लग गया है कि पब्लिक के इमोशन के साथ पैसे कमाने का रह गया है। जो पेट्रोटिज्म है वो तो गया लोगों में कि भाई है, उसका फायदा उठाया जा रहा है ये। मेरे को ऐसा लगता है कि पूरा मनी मेकिंग माइंडसेट के साथ बीसीसीआई चल रही। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आईपीएल को भी, जैसे एनबीए जो बास्केटबॉल में लीग होती है ना, बास्केटबॉल के दूसरे टूर्नामेंट्स को इतना कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन एनबीए चलती है पूरे हर जगह।
तो आईपीएल का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो इन बड़ी लीग से के करीब पहुंच चुका है अभी। आईपीएल शायद टॉप 5 में आती है वर्ल्ड की लीग्स में। तो बीसीसीआई का ऑब्जेक्टिव अब वही रह चुका है कि आईपीएल को भी उनको उस लेवल पे पहुंचाना है, तभी अपने जो प्लेयर्स हैं इनको अलाउ नहीं करते हैं कि फॉरेन लीग्स में खेले। तो इनका कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। मैं श्योर नहीं हूँ, पर मैं ऐसा कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है, जब इस चीजें पढ़ने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, उस हिसाब से। हम्म, तो भाई नेक्स्ट जो अभी काफी पॉपुलर स्पोर्ट चल रहा है फुटबॉल, मतलब वो तो हमेशा से पॉपुलर है बट अभी जो क्रिकेट वाले भी है थोड़ा बहुत वो भी देख ले रहे हैं, तो आप उसके बारे में बता दीजिए कि उसमें क्या चल रहा है और क्या अभी है फीफा का। हाँ, तो फुटबॉल में जैसा कि आप अपन सब देख ही रहे हैं, तो नॉकआउट स्टेज स्टार्ट हो चुका है। तो लोगों का जैसे कि नॉन फुटबॉल फैंस भी होते हैं, तो सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट आता है वो नॉकआउट स्टेज से ही आता है, क्योंकि हर एक मैच एलिमिनेशन मैच होगा। बड़े बड़े अपसेट्स जो देखने को मिलते हैं। सो बड़े बड़े अपसेट अपन को इसी स्टेज में जाके देखने को मिलते हैं, कि कोई छोटी टीम आके बड़ी टीम को हरा रही है। अनप्रिडिक्टेबल होता है पूरा। तो ये जैसे कि अभी देखने को मिला हमें कि अभी पोर्टुगल का मैच था क्रोएशिया के साथ। काफी हाई वोल्टेज गेम था वो। उसमें क्योंकि सब मेसी ने पिछले साल वर्ल्ड कप जीता, तो पूरा जो सबकी आईज है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ऊपर है कि वो वर्ल्ड कप जीत के गोल डिबेट को वापस से स्टार्ट करे। तो जब उनका क्रोएशिया से मैच था, लास्ट मिनट में क्रोएशिया ने गोल कर दिया था, इक्वलाइज कर दिया था, लेकिन वो ऑफसाइड हो गया था। तो काफी बड़ा मैच था वो भी। बाकी ऋषिकेश, आपने अर्जेंटीना वाला मैच फॉलो करा होगा, आपका क्या ख्याल है? जी एक जी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन खाली 5 लाख है, उस कंट्री ने पिछले साल के वर्ल्ड चैंपियन को एक्स्ट्रा टाइम पे जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो मतलब काफी कॉम्पिटेटिव हो रहे हैं मैचेस। तो आप फॉलो कर रहे हैं ऋषिकेश, आपका क्या ख्याल है इस नॉकआउट स्टेज पे? जी जी, स्पेसिफिकली ये मैच मैंने फॉलो करा था। मतलब वो भी मैच होने के बाद मैंने हाइलाइट्स वगैरह देखे, और अ, फिर अ, समझ गए कि क्या एक्चुअली हुआ था। काफी काफी मतलब इंटरेस्टिंग मैच था ये, जिसमें जो उनका गोल कीपर था उन्होंने काफी फाइट दी थी। वोजीना नाम है उनका। ओजिनिया। राइट राइट, वोजीनिया। तो उनके फॉलोअर्स भी शायद मुझे लग रहा है कुछ थाउजेंड्स में थे, वो अभी मिलियंस में हो गए हैं। कुछ 35 मिलियन शायद हो मैच गए। से पहले खाली 50 के फॉलोवर्स थे, हाँ मैच के बाद 5 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे। हाँ हाँ। तो केबो वर्ल्ड मतलब पूरा जो देश है, मतलब एक आइलैंड है वो। मेरे को तो पता भी नहीं इस नाम का कोई देश भी है इससे पहले। जी पहली बार क्वालिफाई हुए स्पेन जैसी टीम के साथ उन्होंने ग्रुप स्टेज में ड्रॉ खेला। और अर्जेंटीना, जिससे बड़ी बड़ी टीमें डरती है आज की तारीख में खेलने से, नॉकआउट स्टेज में उनको, लियोनेल मेसी की टीम को, उन्होंने 90 मिनट से ज्यादा आगे मैच को एक्सटेंड करवाया, और उसके बाद उन्होंने मैच हारा। तो मतलब वो बताता है चीज कि कितनी पोटेंशियल है उसमें। तो इंडियन, मेरे को ऐसा लगता है कि इंडिया को भी काफी कुछ सीखने की जरूरत है इस चीज में, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ पॉपुलेशन है, और अभी तक हम क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रहे हैं। और उधर जिस कंट्री के खाली 5 लाख पॉपुलेशन है, इतनी अपने एक टाउन में हो जाती है पॉपुलेशन, हम्म। और अपन खिलाड़ी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो काफी बुरा लगता है ऐसा देख के। मतलब खुशी भी मिलती है कि इतने छोटे छोटे देश इतने बड़े, क्योंकि लोग जान रहे हैं ना इससे। तो अगर अपने भी जाएंगे, अगर कंट्री रिप्रेजेंट करेगी, कितनी बड़ा फैन बेस बढ़ेगा, कितनी पॉपुलैरिटी होगी अपनी कंट्री की भी। तो अभी तो अपनी पॉपुलैरिटी वर्ल्ड में खाली मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी कर रहे हैं कंट्रीज में घूम घूम के। और अगर फुटबॉल टीम अपनी हो जाती है, तो उनको इतने कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। जो लोग अपोजिशन वाले कहते हैं ना कि मोदी जी तो कंट्रीज में घूमते रहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप में अपन खेलते नहीं है, वरना 50 टीमें तो फीफा वर्ल्ड कप में ही खेल लेती है। तो उनको तो पता ही पड़ जाएगा कि हाँ इंडिया भी है। तो उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट थोड़ा बच जाएगा, तो वो कॉस्ट लेकिन से थोड़ा फुटबॉल पे लेकिन तुम्हें यह नहीं फोकस। लगता कि फुटबॉल काफी सस्ता स्पोर्ट है? अगर तुम क्रिकेट देखोगे तो भाई क्रिकेट कितना महंगा स्पोर्ट्स है भाई। किट बैग लेने जाओगे तो भाई 10-15 हजार से ज्यादा में आता है। बैट 50-60 हजार का आता है क्रिकेट बैट, एक्चुअल में जो क्रिकेट प्लेयर्स यूज करते हैं। बॉल देखोगे तो भाई कितनी मेहनत से बनती है बॉल, तुम्हें पता है ना, कोकाबरा बॉल ये सब। तो मतलब इंडिया जो स्पोर्ट्स फॉलो करता है वो भाई महंगे स्पोर्ट्स फॉलो करता है। ये क्रिकेट विकेट ये सब सस्ते स्पोर्ट्स हो गए भाई। दूसरी नहीं, बात। मैंने कहीं ऐसा, हाँ पर मैंने ऐसा सुना था, कहीं पढ़ा था कि जैसे कि बीसीसीआई के एक ऑटोनोमस बॉडी है, जैसे कि हमने सुना। तो बहुत से लोग जैसे यूट्यूबर्स को भी, जैसे फुटबॉल के यूट्यूबर्स, उनको लिखते हैं कमेंट्स में कि बीसीसीआई सपोर्ट क्यों नहीं करता है फुटबॉल को। तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं, बीसीसीआई कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा स्पोर्ट इंडिया में पॉपुलर बने, हम्म। क्योंकि बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है। अगर क्रिकेट पॉपुलर रहेगा, उनको जरूरत ही नहीं है ना कि भाई 100 देश देखे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। अगर इंडिया में भी अगर कोई स्पोर्ट चल रहा है, आईपीएल से वो इतना कमा लेते हैं, उनका काम तो हो ही रहा है। तो बीसीसीआई ऐसा कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो ऐसा कह रहे थे कि अगर जिस दिन इंडिया में फुटबॉल पॉपुलर हो गया, उस दिन बीसीसीआई का रेवेन्यू काफी कम हो जाएगा। तो बीसीसीआई नहीं चाहती कि क्रिकेट सेकंड स्पोर्ट बने इंडिया में, इसलिए वो दूसरे स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करेगी। तो
और पॉलिटिशियंस का भी कुछ पॉलिटिकल रीजन हो सकता है, इस वजह से वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखे जाए तो दिन रात का फर्क है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें और फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपेयर करें, स्टेडियम की हालत ही देख लीजिए। एक तरफ क्रिकेट पे अपने पास वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है, फुटबॉल में अपने पास अभी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ढंग का टर्फ ही नहीं है जहाँ पे प्लेयर्स खेल सके, ना कुछ फैसिलिटीज है। तो ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। और जो देश के बारे में मैंने बताया कि वो वर्ड है, उन्होंने जो प्लेयर्स है उन्होंने लिंक्डइन से हायर करे प्लेयर्स, लिंक्डइन पे टेक्स्ट करके प्लेयर्स को बनाई टीम उन्होंने। उसके बाद जो गोलकीपर है होजिनिया, वो 40 साल के हैं, वो शायद इलेक्ट्रिशियन और वो कुछ प्रोफेशन करते हैं, 40 ईयर्स के हैं। मतलब कोई भी फुल टाइम फुटबॉलर नहीं है, और अपने आप फुटबॉलर फुल टाइम होके भी नहीं कर पा रहे, तो काफी बुरा लगता है। और अपनी यंग कंट्री है, मतलब अपनी यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि चाइना का मैंने सुना था कि उन्होंने टारगेट बना लिया है अभी से कि उनको 2050 का फीफा वर्ल्ड कप जीतना है। जीतना है, खेलना नहीं है, जीतना है, क्योंकि अभी चाइना कुछ भी नहीं है फीफा वर्ल्ड कप में। तो उनका अभी से टारगेट चालू हो चुका है कि तैयारी, ग्राउंड वर्क शायद हो गया होगा। चाइना कोई भी चीज छान लेता है तो करके दिखाता है, पर अपने आप पे भी अपन को कुछ गोल वोल अचीव करना चाहिए कि हमें करना है, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। वैसे वैसे एशिया की कोई भी टीम नहीं है ना अभी वर्ल्ड कप में, सारे डिस्क्वालीफाई हो गए ना। हाँ, सारी डिस्को, साउथ कोरिया का काफी बुरा था वर्ल्ड कप, हम्म पहले राउंड में निकल गए। जापान ने काफी अच्छी फाइट दी थी ब्राजील के सामने, वो 1-0 से आगे चल रहे थे, हम्म। पर अनफॉर्चुनेटली वो भी मैच हार गए। जो सबसे अच्छी एशिया की फाइट दी थी ब्राजील ने दी थी, वरनी कतर वगैरह, ईरान, इराक, ये भी पहले राउंड में ही निपट गए थे। और अपसेट्स काफी देखने को मिले थे, जैसे कि मोरक्को वाला जो गेम था नीदरलैंड से, नीदरलैंड फेवरेट्स माने जा रहे थे इस टूर्नामेंट को जीतने के। कोई इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, उनकी मतलब लास्ट की बहुत सारी प्रिडिक्शन सही हुई है। तो उनका प्रिडिक्शन था उसी दिन, मतलब सेम डे, कि जापान है ब्राजील को हराएगी और नीदरलैंड्स विल विन द फाइनल। पर उनकी दोनों ही प्रिडिक्शन एक ही दिन में गलत हो गई। आने वाले जो मैच है मतलब अभी, अ, हाँ, एक तो ब्राजील। स्पेन और पोर्तुगल का जो मैच है हाँ, कल, और वो काफी हाई वोल्टेज गेम होने वाला है, ब्राजील वर्सेस क्योंकि नॉर्वे भी है ना। ब्राजील नॉर्वे आज रात को ही है। वो हालैंड, काफी काफी इंटरेस्टिंग वो होगा। काफी अच्छा मैच होगा, क्योंकि हालैंड ने खुद को, जो टीम क्वालीफाई नहीं हुई थी 1998 से नॉर्वे, हाँ हाँ। अपने दम पे उन्होंने मतलब टीम को क्वालीफाई कराया और राउंड ऑफ 16 तक ले आए हैं, फाइनल 16 तक। और और अगर ब्राजील आज को। वो जीतते हैं, ब्राजील को हराते, तो टॉप 8 में किसी ने भी नहीं सोचा था। लास्ट वर्ल्ड कप में तो हमें सोच ही नहीं रहा था कि नॉर्वे वर्ल्ड कप भी क्वालीफाई करेगी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हालैंड जैसा प्लेयर को अगर वर्ल्ड कप खेलना है तो उनको नेशनलिटी चेंज करनी पड़ेगी, वरना नॉर्वे से तो उनका कोई चांस नहीं होगा। पर उन्होंने सबको गलत साबित करा। नॉर्वे जैसे छोटे से देश से आके उन्होंने अपनी टीम को क्वालीफाई कराना और उसके बाद राउंड ऑफ 16 तक ले जाना। और अगर आज वो जीत गए तो राउंड ऑफ 8 यानी क्वार्टर फाइनल तक जाना बहुत बड़ी बात होगी, अगर वैसा करते हैं तो। जी तो जी। काफी, आप किसको वे करेंगे उसमें, मैच में, मैं नॉर्वे हो या ब्राजील? नॉर्वे को मुझे उनका सेलिब्रेशन काफी पसंद आ गया भाई। हाँ, वो काफी, उनके फैंस भी भाई काफी पैशनेट होते हैं जो मैच क्या के बाद सेलिब्रेशन है वो करते हैं। यार, देख के तो वो मजा आ काफी, जाता है। हाँ। बट उसके अलावा भाई अभी इंग्लैंड वुमेन ने 150 बना दिया 20 ओवर में, तो ये तो काफी इजी चीज लग रहा है मेरे को, ऑस्ट्रेलिया जीत रही है है ना। मैच तो इजीली, मेरे को लग रहा है। हम्म। कुछ मतलब नहीं निकल रहा है इस मैच का, अनलेस कोई अपसेट हो जाए तो। इंग्लैंड की आप बात कर रहे हैं, अभी इंग्लैंड में आज ही रेस भी थी फॉर्मूला 1 की, तो उसमें चार्ल लेक्लेर्क ने जीती है वो रेस। पोलैंड से आते हैं, फरारी के ड्राइवर है, और जो पूरी चैंपियनशिप को लीड कर रहे हैं किमी एंटोनेली, वो आज 16th नंबर पे फिनिश करा उन्होंने। वरना वो हर बार पोडियम में तो थे ही थे, जीत नहीं पा रहे थे तो भी टॉप 3 में थे, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए फिनिश। और लुइस हैमिल्टन का होम सर्किट है ये सिल्वरस्टोन, वो इंग्लैंड से आते हैं, ब्रिटेन से। उन्होंने भी आज थर्ड पे फिनिश करके पोडियम फिनिश करा है। तो फरारी फैंस के लिए आज काफी अच्छा दिन है कि दो ड्राइवर्स आज उनके पोडियम पे फिनिश कर रहे हैं, और मर्सिडीज फैन की तरफ जॉर्ज रसल ने आज सेकंड फिनिश किया है। तो F1 फैंस के लिए भी काफी, जो फरारी के फैंस है स्पेशली ऋषिकेश, काफी अच्छा खुशी हो रही होगी ऋषिकेश आपको, जी बिल्कुल, फरारी के इसलिए आज। मैंने रेड पहना है भाई आज। मुझे पता था भाई फरारी जीतने वाली है। तो तो काफी खुशी हुई होगी आपको। मैं मैक्स का फैन हूँ, तो मैक्स ने तो आज रेस फिनिश भी नहीं कर पाया, तो इतना अच्छा नहीं रहा दिन। टीम इंडिया भी उधर से कुछ परफॉर्मेंस ला नहीं रही है। मैं तो चाह रहा हूँ कि इस सीरीज के बाद रजत पाटीदार टीम में आए और कुछ हो टीम का, वरना बीसीसीआई से नाराज हूँ मैं कुल मिला के, फिर अ, पता नहीं। मुझे मुझे ये पूछना है कि, या फिर मुझे ये बात करनी है कि बीसीसीआई से इतना नाराज क्यों हो भाई। बीसीसीआई के जो सिलेक्टर है उन्होंने भाई पिछले 3 साल में 3 ट्रॉफी जितवाई है भाई। ठीक है। सेलेक्टर्स ने दो नहीं जीती, वर्ल्ड वो कप। प्लेयर्स ने अपने दम पे जीती है। तो फिर सेलेक्टर्स सिलेक्शन ने भी क्या तो जीता? मैटर करता है ना, सिलेक्शन मैटर करता है। सिलेक्शन ऐसे मैटर करता है, नहीं। लेकिन इन्होंने अपॉर्चुनिटीज काफी लोगों की, मेरे को लगता है संजू सैमसन ने की जगह 2023 के वर्ल्ड कप में बनती थी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जब उनका आखिरी ओडीआई खेला था तब सेंचुरी मारी थी, उसके बाद उन्होंने उनको ओडीआई टीम से बाहर कर दिया। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है ऋतुराज गायकवाड़ जैसे टैलेंट को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो किसी भी फॉर्मेट में, तो क्या है यशस्वी जायसवाल जैसे टैलेंटेड प्लेयर को, जो कहते थे कि 3 फॉर्मेट कैप्टन है, मैं खिलाफ हूँ 3 फॉर्मेट कैप्टन के, 3 फॉर्मेट प्लेयर
तीन फॉर्मेट वाले के, उसमें उनका पोटेंशियल, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज मिस करवाई। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बीसीसीआई ने काफी कुछ करा है, मतलब बहुत सारे लोगों के करियर्स के साथ गलती करी है। मेरे को ऐसा लगता है कुछ उनके जो होते हैं ना, किसी कोई कोई फेवरेट खिलाड़ी शहीदों की वजह से, तो कुछ एक फैसले उनके मेरे को ऐसे चुभते हैं अभी भी, जिनके लिए मैं काफी नाराज हूँ बीसीसीआई से। जी। बिल्कुल भाई, अब ऋतिक, आप नाराजगी नाराज हो आप क्या? दिखा सकते हो। आप भी नाराज हो क्या मैं तो बीसीसीआई? भाई, मैं तो मेरा तो भाई इंटरेस्ट खत्म होते जा रहा है, क्योंकि एक तो टाइमिंग्स इतनी अजीब हो गई ना, अब की 10 बजे मैच हो रहा है और उसमें आप फिर आयरलैंड से सीरीज ही हार जा रहे हो। तो वैसे मैं उस चीज से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि आप एक ड्रॉ कर सकते थे एटलीस्ट, या फिर आप एक मैच, मतलब आप दोनों ही मैच हार गए यार। मतलब मेरे को अब दीपक हुड्डा की याद आ रही है। उसने भी इन्हीं ग्राउंड्स पे 100 बनाया था, और आप बहाने देते हो कि ये ग्राउंड के स्क्वायर बाउंड्रीज अजीब से हैं, नॉर्मल नहीं है, ये है वो है। तो उसने भी तो 100 बनाया ही था आयरलैंड में। तो आप उसको भी अगर भेज देते वापस से, तो शायद हम जीत जाते। जी। बट मुझे उसके अलावा, जी जी मुझे फिर भी वो उम्मीद थी, जो मैच था ना उस दिन, सेकंड मैच, शायद दुबे और तिलक वर्मा की पार्टनरशिप लग गई थी। तो मुझे उम्मीद थे, वैसे 5 विकेट डाउन थे हमारे और कुछ 50 रन चाहिए थे 30 बॉल में। मुझे लग रहा था कि हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में तो हर्षित राणा ने भी मार दिया हाँ था। हाँ हाँ। मेरा तो बट हाँ, बीसीसीआई के कर्मों की वजह से हो रहा है सब, मेरे को तो ऐसा लग रहा भाई, दिव्यांश को भाई प्रेसिडेंट बनाओ भाई बीसीसीआई का, या सेक्रेटरी भाई। है। मैं तो काफी नाराज हूँ, मेरा इंटरेस्ट ही बीसीसीआई ने मिटा दिया है अब। ये तो भाई, और एक काफी अजीब सी मतलब चीज चल रही है इंडियन क्रिकेट में कुछ आईपीएल के बाद से, ट्रेड को लेके, कि हार्दिक पांड्या किस टीम में जाएंगे एग्जैक्टली exactly? मतलब कभी किसी टीम का नाम आता है, कभी सीएसके का नाम आता है, कभी केकेआर का नाम आता है, कभी राजस्थान का नाम आता है। तो ये काफी पासिंग द पर्सन टाइप सिचुएशन चल रही है। तो आपको क्या लगता है, आपके मतलब जितना भी आपने आईपीएल देखा है उस हिसाब से, या किस टीम में वो जा सकते हैं, या फिर किस टीम के लिए वो बेस्ट होंगे? मेरे को ऐसा लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है कि राजस्थान आ रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को पता नहीं, पर काफी ज्यादा हाई चांसेस लग रहे हैं मेरे को कि जायसवाल मुंबई जा सकते हैं, क्योंकि वो रणजी टीम से भी वहाँ खेलते हैं। तो दोनों के लिए विन मूव मूव होगा, क्योंकि राजस्थान को भी एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है। मिडिल ऑर्डर उनका काफी वीक रहता है, जैसे हमने बोला है, बैटिंग डेप्थ नहीं है। एक बॉलिंग ऑप्शन भी लेके आते हैं हार्दिक पांड्या, कैप्टनसी ऑप्शन भी है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में अगर आते हैं तो राजस्थान का फायदा भी होगा, क्योंकि जायसवाल राजस्थान में काफी ज्यादा प्रेशर झेल रहे हैं। सूर्यवंशी जैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उनकी बैटिंग पे प्रेशर दिख रहा है दूसरे एंड से रन बनाने के लिए। तो वो भी मेरे को लग रहा है इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं राजस्थान में इस मोमेंट पे। वो ट्राई कर रहे हैं रन बनाने का, लेकिन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आपसे कम एज का प्लेयर अगर जिस अंदाज से बैटिंग कर रहा है वो, तो प्रेशर आता ही है, आप किस भी लेवल के प्लेयर हो। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जायसवाल भी अगर मुंबई बुलाती है तो जाना चाहेंगे, और हार्दिक अगर राजस्थान आते हैं तो उनको कैप्टनसी ऑप्शन मिल सकता है अगर वो आए। और जैसे कि मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की तो तलाश रही, हमेशा से प्रॉब्लम रही है राजस्थान की। तो मेरे को लगता है कि ये दोनों के लिए विन में मूव होगा। सही है। तो भाई ऋषिकेश, आपकी तो फेवरेट टीम भी मुंबई है। तो क्या आप हार्दिक को जाने देना चाहते हो, या फिर आप चाह रहे हो कि वो मुंबई में ही रह जाए? यार, वैसे पहले जैसी बात नहीं रही मुंबई मैनेजमेंट और हार्दिक पांड्या के बीच में। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या से हो गया है हमारा, और विदाई लेनी चाहिए हार्दिक पांड्या से। और जो ट्रेड वगैरह की जो आप बात कर रहे थे, वैसे जो पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है वो है केकेआर के साथ। क्योंकि उनके पास इनफ ऑप्शंस है ट्रेडिंग करने के लिए, मुंबई को भी देने के लिए। तो मे बी एक एक दो ऑप्शन है बेसिकली, जो मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा था वैसे। एक तो है वरुण चक्रवर्ती प्लस हर्षित राणा, और सेकंड है कैमेरून ग्रीन, वो भी आ सकते हैं। तो और वो पहले मुंबई से भी खेले हुए हैं, तो वो एक स्वैप हो सकता है। तो देखते हैं, लेकिन हाई पॉसिबिलिटी है कि केकेआर के साथ ट्रेड इन हो जाए। और केकेआर को भी एक कैप्टन चाहिए। अजिंक्य रहाणे एज भी हो गया है वैसे, और उतना वो नहीं है अभी। यंग यंग प्लेयर्स को ही बैक करना चाहिए केकेआर को। तो उस हिसाब से वो जो फायर है वो हार्दिक पांड्या में है। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या केकेआर के मैनेजमेंट के साथ भी उनका थोड़ा सा सही जम जाएगा, एज कम्पेयर टू राजस्थान रॉयल्स। तो वो भी एक बात है जो कंसिडर करनी चाहिए। और दिव्यांश यशस्वी जायसवाल के साथ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है राजस्थान को
एज इन ट्रेडिंग करने के लिए। और मुंबई एक प्लेयर पे नहीं मानेगी, तो वो भी एक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, लेकिन हार्दिक पांड्या मुझे नहीं लगता अभी आगे मुंबई के साथ खेलेंगे अभी। तो वैसे भाई आप बोल रहे थे कि मुंबई एक प्लेयर पे नहीं मानेगी, तो परफॉर्मेंस तो हार्दिक की भी खराब रही है और जायसवाल की भी एवरेज सी रही है। तो क्या मुंबई के पास अभी इतना मतलब वो अपॉर्चुनिटी है कि वो ज्यादा प्लेयर्स डिमांड कर सके, क्योंकि उनकी टीम की हालत बहुत खराब हो चुकी है। और तिलक वर्मा का भी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उनका कैसा चल रहा है T20 गेम। वो भी काफी वनडे टाइप में T20 खेल रहे हैं आजकल। तो क्या मुंबई इस तरह से नेगोशिएट कर सकती है कि वो दो प्लेयर्स ले ले किसी भी टीम से? यार हार्दिक पांड्या को अंडर एस्टिमेट ना करें आप। मतलब 3D प्लेयर है वो, प्लस कैप्टनसी भी उन्होंने करी है पहले भी। गुजरात से जीत भी गए वो। मुंबई में उनका जमा नहीं, मतलब वो आप जानते हो कि सब स्टार प्लेयर एक साथ आ गए, तो अ, वो हुआ नहीं जो एक मिलन होता है। तो वही बात है कि वैसे क्या था सवाल आपका कि हार्दिक पांड्या, अच्छा दूसरे प्लेयर कोई, तो हम्म। हाँ, दो प्लेयर तो चाहिए रहेंगे जो हार्दिक पांड्या लेके आते हैं, बैटिंग बॉलिंग और कैप्टनसी। और फील्डिंग तो ठीक है, लेकिन बैटिंग बॉलिंग कैप्टनसी ये तीनों चीजें जो एस्पेक्ट है वो दो प्लेयर्स के साथ ही वो बैलेंस हो जाएगा। मतलब कोई टीम को देना पड़ेगा तभी हार्दिक पांड्या ट्रेड पॉसिबल है। बिल्कुल। मुझे थोड़ा ये भी एक चांस लग रहा है CSK का। हालांकि मतलब जब उनसे पूछा गया तो वो लोग शायद डिनाई भी कर रहे थे कि नहीं, हमें कोई ट्रेड नहीं करना है ये वो। बट कहीं ना कहीं से थोड़ा एक चांस लगता है ड्यू टू MS धोनी की, शायद वो हार्दिक को लेके आ जाए। तो उस केस में कौन से प्लेयर्स हो सकते हैं जो CSK मुंबई को देना चाहेगी या फिर मुंबई डिमांड करेगी? यार जो मैंने सुना है या फिर मुझे जो लग रहा है वो है कि फिर शिवम दुबे और एक खलील अहमद, तो वो दो प्लेयर, या फिर आयुष मात्रे मुंबई से बिलोंग करते हैं तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, आयुष मात्रे प्लस शिवम दुबे। तो लेकिन दो प्लेयर किसी भी टीम को देने पड़ेंगे। हार्दिक पांड्या एक प्लेयर कैन नॉट बी पॉसिबल, सो दैट इज वन ऑफ द थिंग। तो या फिर कुछ मैं, ऑल कैश का भी सीन बन सकता है? नहीं नहीं, ऑल कैश मुश्किल है। नहीं, मुश्किल है। सही है फिर। बीइंग अ एक और फैन, राजस्थान ऑलराउंड। रॉयल्स फैन, में चाह रहा हूँ ओलके हाँ। स्टील हो जाए, जायसवाल अच्छा। भी आ जाए और हार्दिक आ जाए तो हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। मतलब ऐसा मेरे को ख्याल आ रहा था, एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि हाँ, जीटी से मुंबई ने लिया था ओलकेश में, तो ऐसे ही मेरे को ख्याल आया कि अगर ओलकेश हो जाती है तो बहुत अच्छा है। यहाँ से नहीं हो सकती वो, मुश्किल मुंबई है से, वो, पर हाँ हाँ, ऐसा फैन का होता है ना सपने। सच हो या ना हो, पर ऐसा मेरा था। मुंबई से एक चीज और फिर, ख्याल है। मुंबई से फिर बोलिए। मैं जोफ्रा ये बुमराह को भी भेज देता हूँ, ठीक है, फिर जोफ्रा और बुमराह साथ में बॉलिंग। जोफरा बुमराह आप तो आपके रोहित पास को भी थे, भेज दो ना मुंबई कुछ की कर तो। नहीं पाए। जोफरा बुमराह तो आपके पास थे, हम्म। पर कुछ तब वाला ही। तो और क्या कह रहा था मैं, मेरे को एक ख्याल आया, अभी आप बात कर रहे थे ना सीएसके से, आयुष मात्रे, तो मैं सोच रहा था फिर तो रजत पाटीदार क्या, ऋतुराज गायकवाड़ भी महाराष्ट्र से आते हैं, तो क्या सीएसके गायकवाड़ को देके पांड्या को ले सकती है क्या, सैमसन? मुझे तो नहीं लग रहा है भाई कि CSK या गायकवाड़ को या दुबे को, शायद दोनों में से किसी को ना दे। और काफी कॉम्प्लिकेटेड सा ये ट्रेड बन जा रहा है, क्योंकि जैसे सुनने को मिल रहा है कि CSK अपने प्लेयर्स को, मतलब की प्लेयर्स को छोड़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और जो आयुष मात्रे की जहां तक बात है, वो तो एक बहुत अच्छा युवा। फ्यूचर ऑप्शन है। हम्म, हम्म। तो शायद ऋतुराज, पता नहीं, ये ट्रेड मोर और लेस जैसे ऋषिकेश बोल रहे थे, ये KKR का हो सकता है, या फिर और तो किसी टीम में शायद हार्दिक ना माने जाने के लिए। बट KKR की थोड़ी सी लेगेसी है, तो शायद वो वहां चल जाए और अगले साल आपको शायद KKR प्लेऑफ्स में दिख जाए इसकी वजह से। हम्म। ऋतुराज गायकवाड़ जो है, उनकी T20 कैप्टनसी, मतलब सीएसके की कैप्टनसी और T20 में जो बैटिंग है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये जो सीजन था वो काफी खस्सी था इनका। तो क्या लग रहा है आगे? वैसे स्टीफन फ्लेमिंग ही करेंगी कोचिंग तो सीएसके की, तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ रहेंगे कैप्टन की किसी और को मिलेगी कैप्टनसी? मुझे लग रहा है शायद वो रहेंगे अभी, हम्म क्योंकि अगर आप संजू को बनाते हो तो उसका फॉर्म भी जा सकता है। हम्म। ऋतुराज से शायद आप एक साल और देख लो कि क्या होता है इसके साथ। इन केस अगर हार्दिक आ जाते हैं तो आपके पास हार्दिक का भी ऑप्शन है। बट
नोइंग सीएसके, मेरे को नहीं लगता कि वो शायद ऋतुराज को हटाएंगे अभी, क्योंकि आप अगर सीजन में देखो तो टीम भी आपकी थोड़ी बैलेंस में नहीं थी, इतनी सारी इंजरीज हो गई थी। जहां तक उनकी बैटिंग की बात है, वो तो हमें पता है कि काफी खराब हो रही थी और वो शायद बहुत प्रेशर ले रहे थे। लेकिन एज अ कैप्टन शायद वो कंटिन्यू कर जाएंगे। अभी देखते हैं अगला सीजन अगर उनका सही जाता है तो वो उसके बाद मेगा ऑक्शन में रिटेन होंगे। अदरवाइज तो भाई ऐसे स्ट्राइक रेट पे मेरे को लगता है उनको आईपीएल से ही बाहर होना चाहिए। ये काफी क्रिमिनल स्ट्राइक रेट है, मैं बोलूँ बिल्कुल तो। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही खराब सीजन गया है इस साल। मतलब मुझे लगता है लाइक अगले सीजन अगर ऐसे ही 3-4 मैचेस में खराब फॉर्म रहा तो कैप्टनसी भी जा सकती है। लाइक डजंट डिजर्व टू बी कैप्टन। ठीक है, हंड्रेड नेक्स्ट। परसेंट नेक्स्ट भाई, बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट ले लिया है, और आप शायद इंग्लैंड क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, आप बहुत फॉलो भी करते हो टेस्ट सीरीज वगैरह। तो क्या लगता है इस पे, इंग्लैंड पे क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज का? और इम्पैक्ट के बारे में आगे क्या होगा वो तो कर लेंगे बात, लेकिन जो उन्होंने इम्पैक्ट करा है उनके करियर में वो मतलब वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है इंग्लैंड के लिए, और वैसे भी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी। मतलब हेडिंग्ले की जो इनिंग्स है वो मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट इनिंग्स एवर। 135 रन उन्होंने जो बनाए थे लीच के साथ लास्ट विकेट के लिए, 80 रन की पार्टनरशिप जो बनाई थी, वो ऐसे कोई भी मैच में बहुत रेयर होती है ये चीज़ें। और वो विटनेस करने का हमें मौका मिला, मैंने वो लाइव मैच देखा था। मतलब ऐसे गूज बम्स वगैरह आते थे। वो मतलब अलग ही मोमेंट था कि कहाँ मैच था फंसा हुआ और फिर वहां से मैच जीतना, मतलब वो इनिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और दूसरा, उन्होंने अपने करियर में बहुत सारे लोज भी देखे, हाइज भी देखे। वन ऑफ द लोएस्ट ऑफ द लो था कि कार्लोस ब्रैथवेट के सामने उन्होंने 4 छक्के खाए थे 2016 फाइनल में। और फिर वहां से फिर उन्होंने अपना लाइक वो एक होता है ना कि हाँ भाई यहाँ से ऊपर ही जाना है, तो फिर वो जो उन्होंने अपने आप को साबित करा। 2019 में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया फाइनल में। जो वो इनिंग्स खेली थी फिर सुपर ओवर में और बाउंड्री काउंट पे वो जीत गए, लेकिन फाइनली जो एफर्ट्स उसमें बेन स्टोक्स के थे वो मतलब क्या ही कह सकते हैं, लाइक इट्स इट्स ही इज अ लेजेंड। और फिर उसके बाद उन्होंने वो हेडिंग्ले की इनिंग्स खेली एशेस में। और फिर उसके बाद 2022 वर्ल्ड कप उसमें भी फाइनल में इनिंग्स खेली तो। और एज एन ऑलराउंडर उन्होंने जो इम्पैक्ट करा है वो मुझे लगता है लाइक जैक कैलिस के बाद वही आते हैं टेस्ट क्रिकेट में, जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाकी लाइक ट्रिब्यूट टू हिम। बाकी आगे देखते हैं, अभी इंग्लैंड का मुझे लग रहा है कि हैरी ब्रूक बन सकते हैं मे बी टेस्ट कैप्टन। बट उसमें ये एस्पेक्ट है कि हैरी ब्रूक अभी ऑलरेडी T20 के भी कैप्टन है, ओडीआई में भी वो कैप्टनसी कर रहे हैं, तो फिर वो तीनों फॉर्मेट में कैसे बैलेंस कर पाएंगे वो भी एक देखना होगा। तो यही है बेन स्टोक्स। नहीं, मुझे तो हम्म। ये भी एक चीज लगता है कि उनको एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना चाहिए था, हम्म। क्योंकि अपने परफॉर्मेंस में वो पूरी जोर लगा देते थे, लेकिन फिर वही टीम की भी परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट होती है क्रिकेट में। तो वो शायद उन्होंने मिस कर दिया है। और इतने बड़े अगर वो प्लेयर है तो एक WTC का फाइनल या फिर एक ट्रॉफी अगर वो उठाते उसमें भी, तो काफी अच्छा करियर फिनिश होता उनका। दिव्यांश, आप कुछ कहानी सुनाना चाहेंगे इसमें? आप इसमें सुना सकते हैं बेन ये बेन स्टोक्स की। स्टोक्स के रिटायरमेंट। या बेन स्टोक्स शुरू से मतलब मेरे तो काफी पसंदीदा खिलाड़ी रह चुके हैं। मतलब मैं उनको वन ऑफ द टॉप बेस्ट ऑलराउंडर्स में मानता हूँ। अभी अब तो रिटायरमेंट ले लिया, वरना करंट टाइम के भी सबसे बड़े हैं। तो जैसा कि 2016 का जो सेमीफाइनल था जिसमें उन्होंने 4 छक्के खाए थे, उसके बाद से उनका करियर ने काफी ऊपर जो ग्राफ था उनका काफी गया था। उसी के बाद उन्होंने जब मतलब काफी कुछ, उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप जीतना, इंग्लैंड को जिताना, तो काफी कुछ मतलब उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है टेस्ट क्रिकेट में, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में। अगर अपन देखा जाए ओडीआईस में भी वर्ल्ड कप में काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। फिर 2018 में जब वो राजस्थान में आए तो मैं काफी खुश हुआ था बटलर के साथ कि भाई हाँ, एक बड़ा ऑलराउंडर आया है। जिस फ्रेंचाइजी को मैं फॉलो करता हूँ उसमें उनका फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा था 2018 में, लेकिन 2019-20 में उनकी परफॉर्मेंस काफी सही थी। उनको ओपन भी करवाया था राजस्थान ने एक बार मुंबई के सामने, 2020 में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। तो उनकी काफी कुछ परफॉर्मेंस थी जहाँ पे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। मैं चाह रहा था कि कुछ एक साल और खेले वो आईपीएल में, पर उन्होंने शुरू से मान लिया था कि नहीं, उनको टेस्ट क्रिकेट ही उनकी प्रायोरिटी है।
तो उसी में वो कुछ करना चाहते थे, तो वो फिर दूसरे फॉर्मेट पे इतना ध्यान नहीं दे रहे थे। तो जैसा कि आपने कहा कि उनको WTC, क्योंकि जो एक प्लेयर इतना बड़ा प्लेयर जो कि पोटेंशियल रखता है तीनों फॉर्मेट खेलने की, उसने अपना बना लिया है कि मेरे को एक ही फॉर्मेट खेलना है, एक ही फॉर्मेट पे सबसे ज्यादा फोकस किया उसने टेस्ट क्रिकेट पे, और उस फॉर्मेट का जो सबसे बड़ी ट्रॉफी है उसके फाइनल में भी नहीं गया। तो वो चीज मेरे को भी लगती है कि हाँ वो डिजर्व करते थे फाइनल खेलना तो, एटलीस्ट। और ट्रॉफी भी वो डिजर्व करते ही थे, क्योंकि जिस प्लेयर ने खाली एक ही फॉर्मेट को अपना सब कुछ बना लिया है पर वो नहीं जीत पाया, तो काफी रिग्रेट मतलब हुआ। इसको देख के मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, मतलब इंग्लैंड क्रिकेट का, ऐसा इन जनरल बताता हूँ। जैसे कि इनका करियर 4 छक्के खाने के बाद इनके मतलब बढ़ा, वैसा सेम स्टुअर्ट बोर्ड के साथ भी हुआ था, जब उन्होंने युवराज सिंह से, अभी याद आया मेरे को जस्ट, कि 6 छक्के खाए थे। उसके बाद वो भी एक लेजेंड बने, फास्ट बॉलर इंग्लैंड क्रिकेट के। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो लेजेंड अगर आपको इंग्लैंड में बनना है तो 3-4 छक्के खाओ, उसके बाद कुछ मतलब कुछ अलग ही प्लेयर बनते हैं। क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड, जिसमें जेम्स एंडरसन को अपन मानते हैं कि गॉड बॉलर्स थे वो इंग्लैंड के लिए। मतलब वो जब बॉलिंग करते थे तब एशेस देखने का मजा ही अलग होता था। अब मेरे को लगता है कि उन दोनों को रिप्लेस करना, उन दोनों की जगह अभी के बॉलर्स में इंग्लैंड में किसी के लेना काफी मुश्किल होगी, जो लेगेसी उन्होंने सेट करी है। सेम मैं कहूंगा बेन स्टोक्स के लिए भी, कि अब उनके बाद इंग्लैंड क्रिकेट किस डायरेक्शन में जाता है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, कि ऐसा ऑलराउंडर, क्योंकि ये वंस इन जनरेशन ऑलराउंडर है। ऐसे रविंद्र जडेजा को ले लीजिए अगर आज के टाइम में इंडियन क्रिकेट की बात करें, तो ऐसे प्लेयर्स हमें इतने आसानी से देखने को नहीं मिलते हैं। ये वंस इन जनरेशन वाले जो प्लेयर होते हैं। पर हाँ, उन्होंने 2019 का वनडे वर्ल्ड कप जीता, तो मेरे को काफी खुशी हुई, क्योंकि वो काफी बुरा मोमेंट होता है 2016 फाइनल में, जो मैच आपके हाथ में था वहां से मैच फिसलवाना आपकी बॉलिंग पे, वहां से अपनी टीम को वनडे वर्ल्ड कप जिताना, तो उस प्लेयर के लिए काफी बड़ी मतलब बड़ी बात होती है कि उससे बड़ी ट्रॉफी आपने जिता के दी टीम को, जो ट्रॉफी आपके पास नहीं थी। क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तो उससे पहले इंग्लैंड ने जीत रखा था, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप नहीं था इंग्लैंड के पास। तो वो ट्रॉफी जिताना, मेरे को लगता है कि वो सारा जो भी उनका मन में रहेगा, जो भी गिल्ट होगा 2016 का, वो सारा निकल गया होगा फाइनल जिताने के बाद। तो ही डिजर्व टू विन एक ट्रॉफी, तो और उन्होंने जीती। टेस्ट चैंपियनशिप जीतते तो काफी अच्छी बात होती। तो यही। बिल्कुल यार, और काफी अच्छी बातें बोली आपने। और मेरे को एक चीज बोल रहा था कि उन्होंने आईपीएल में तो हमें तो बहुत चूना लगाया है। एक सीजन वो काफी महंगे प्राइस पे गए थे और फिर बाहर हो गए थे। राजस्थान के प्लेयर्स का मैंने ऐसा देखा है कि जो भी गए हैं वो दूसरी टीमों को ज्यादातर चुना ही लगाया। जैसे कि जोफ्रा आर्चर से मुंबई गए थे, तो उन्होंने भी ज्यादा कुछ किया नहीं। संजू सैमसन थैंकफुली रन आ गए। शुरू के मैचेस देख के तो CSK फैंस को लग गया होगा कि ये भी घाटे वाला सौदा ही दिख रहा है। तो ऐसा कुछ रहा रहता है, मेरे को लग रहा है कि बटलर का ठीक है, मतलब हाँ बटलर ने परफॉर्म किया है GT के लिए, वरना कुछ एक प्लेयर्स ने काफी कुछ करा है। जयदेव उनादकट भी राजस्थान के बड़े प्लेयर थे, काफी वेग किया था राजस्थान ने, बड़े बड़े पैसे दिए के लिया था। फिर वो मुंबई इंडियंस गए थे, मेरे को एक मैच याद आता है उनका, जयदेव उनादकट का, MI CSK मैच 2022 का, 21 तक वो राजस्थान में थे। तो फाइनल ओवर में मुंबई की हालत थी कि 16 रन चाहिए थे CSK को। मुंबई के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, धोनी खेल रहे थे, तो रोहित शर्मा ने जयदेव उनादकट को बॉलिंग दी और धोनी ने आसानी से, मतलब लास्ट बॉल तक गया था शायद, और बना लिया। तो मेरे को मुंबई के लिए काफी बुरा लगा उस समय, कि एक समय हमें ऐसा लगता था कि हमारे पास बॉलर नहीं है। मुंबई इंडियंस जैसी टीम, जिसके बाद एक समय ट्रेंट बोल्ट ऐसे बॉलर होते थे, बुमराह, उनको जयदेव उनादकट को बॉलिंग देनी पड़ती लास्ट ओवर में, वो भी ऐसे मैच में जहाँ धोनी खेल रहे हैं। तो ओ भाई, जयदेव उनादकट का जैसे काफी फेवरेट प्लेयर थे राजस्थान में उसके, जैसे कि उनादकट ने बहुत बीसीसीआई चूना के लगाया भाई। जैसे बीसीसीआई के कुछ फेवरेट प्लेयर होते हैं ना टीम इंडिया में, वैसे राजस्थान के 2-3 फेवरेट प्लेयर थे। जैसे कि भी रियान पराग है, उससे पहले रियान पराग से पहले जयदेव उनादकट काफी पसंद है राजस्थान को। स्टुअर्ट बिन्नी भी काफी पसंद है राजस्थान को, उन्हें भी काफी खिलाया है मैचेस। तो कुछ एक प्लेयर राजस्थान का भी, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कुछ लिंक है इनका बीसीसीआई का राजस्थान के ओनर्स का, कुछ कि फेवरेटिज्म इनको ज्यादा पसंद होता है। इनको ज्यादा में नहीं, 1-2 प्लेयर्स में है कि इनको तो रखना ही है आपको कुछ भी करके, इसी ऐसा फील वजह होता से है लोगों को। इसी वजह से वो पुराने जमाने वाली ट्रॉफी है, अभी तक नए जमाने वाली ट्रॉफी नहीं हुई। मेरे को फिर ऐसे ही लगता है कुछ डिसीजंस की वजह से ही इनकी ट्रॉफी अभी तक है ना, ट्रॉफी लेस जा रहे, वरना स्कोर इनके पास सही था। इनके और क्या डिसीजन, भाई। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जब इनका स्कोर था 22 से 24 वाला, उस स्कोर को कम से कम 2 ट्रॉफी उठानी चाहिए थी, जिस हिसाब से उन्होंने स्कोर बिल्डअप किया था। इतना अच्छा स्कोर था। मुझे लगता है पर वो किस्मत जीटी ऐसी जीटी ने जो जीती थी ना, वो एक्चुअली राजस्थान ने उठानी चाहिए थी वो ट्रॉफी, 22 में जो थी, और 23 वाली जो थी वो जीटी जीतनी चाहिए थी। लेकिन जीतनी चाहिए सीएसके थी, जीती हाँ। थी, तो ये। और 24 हाँ, में और भी मेरे को 2000। लगता है फाइनल SRH KKR से ज्यादा डिजर्व करता था हाँ, ये राजस्थान सारे। KKR, हाँ, क्योंकि राजस्थान का फॉर्म मई में डिप हो गया था, वरना टॉप 2 पे वही टीमें चल रही थी दोनों। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि 24 में भी राजस्थान के पास मौका था वो टूर्नामेंट जीतने का। पर क्योंकि क्या फाइनल था 24 का, सारे से कुछ भी फाइट नहीं थी, 110 पे ऑल आउट हो गई, सबसे हम्म। लोवेस्ट स्कोर देखने को मिला। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो उस टीम से नहीं जीत पाए तो कौन सी टीम से जीत पाएंगे। तो
सपने तो कब पूरे होंगे हमें भी पता नहीं है। रियान पराग की कैप्टनसी में जीतेंगे भाई अगले साल। रियान वैसे पराग यार तो 2017 और 19 में भी पुणे और सीएसके जीतनी चाहिए थी ऐसे तो, बट हाँ हाँ हाँ। क्या कर सकते हैं। 17 में तो आरपीएस सीएसके नहीं थी। हाँ 17 में तो वही जीत बोल रहा था, पुणे और पुणे। सीएसके। हाँ हाँ सॉरी। 19 में। और हाँ 19 में सीएसके जीतनी चाहिए थी, यस। 19 में लेकिन जिस यार हिसाब अभी से ये शेन तो वॉटसन ने रन बनाए थे, जो एफर्ट लगाया था, वो मैं सीएसके का ही था, मेरे को तो लग रहा है उन्होंने मैच फेंका है जैसे पुणे ने फेंका 2017 का फाइनल। अगर 17 का फाइनल राजस्थान अगर ऐसा खेल जाती तो मैं डिप्रेशन में चला जाता या उस टीम को फॉलो करना ही बंद कर देता। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने फाइनल फेंका है, कहीं किसी भी मोमेंट पे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मैच उनका नहीं है। तो वो इसका स्टीव मतलब स्मिथ कल्प्रिट है उस मैच के। उन्होंने जो टेस्ट मैच खेला है उस मैच में, उसके बाद अगर आप ऐसा टेस्ट मैच खेलते हो, रन बॉल बना के जाते हो, तो आपको फिनिश भी करना होता है, वो भूल गए थे वो, और दूसरों के भरोसे छोड़ के चले गए, तो बहुत बुरा लगा मेरे को। ऐसे क्रिकेट फैन मेरे को बहुत बुरा लगा पुणे पे कि भाई क्या बट खेला लेकिन उन्होंने उन्होंने। गोयनका जी को उस टाइम पे भी समझ में नहीं आया, वो फिर से नई टीम लेके आ गए भाई 22 में। भाई हाँ, उस ट्रोमा से वो कैसे निकले मेरे को तो समझ में नहीं रहा। अगर मैं फैन होता पुणे के, जो आप किसको फॉलो कर रहे थे तो 17 में? पुणे को ही? मैं मैं तो भाई दोनों पुणे और गुजरात को कर रहा था, क्योंकि पुणे- हमारी टीम आधी आधी बढ़ गई थी। जेल में थी हाँ भाई। मेरा भी ऐसा ही था। मैं गुजरात को कर रहा था 16 में, क्योंकि गुजरात अच्छा भी खेल रही थी। 17 में तो गुजरात का आधे सीजन में ही सीजन पता पड़ गया था कि इनका कुछ नहीं होने वाला। तो मैंने पंजाब को बहुत वेक किया था उस सीजन, और पंजाब ने तो बता दिया कि उनको वेक करने से कोई मतलब नहीं। उसके बाद अब मेरा पंजाब से विश्वास उठ चुका है। उस सीजन मैंने बहुत बहुत दुख हुआ मेरे को जब पंजाब हार हुई थी। उसके बाद अब मेरे को पंजाब से कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाई कभी जीतेगी। सारी उम्मीदें छोड़ चुका हूँ, भले ही वो नाम बदले, लोगो बदले, कुछ भी बदले, उस टीम का कुछ भी नहीं होने वाला। वो आईपीएल की बात रह गई है, एक आखिरी बात। तो हाँ 2016-17 में जो दोनों टीमें थी भाई, सीएसके और राजस्थान, वो तुम लोग की भाई फेवरेट टीम है भाई। अरे यार, फेवरेट तो है भाई। मैं जेल में इसलिए थी उसको भाई जेल दोनों टीमें। क्लासिको भी बोलता हूँ। दोनों टीमें जेल में थी भाई। इसलिए उसको जेल क्लासिको मैं बोलता हूँ जब भी वो मैच होता है तो। डिजर्व करता है वो मैच जेल क्लासिको। कि चल क्लासिको चल बरोस। ठीक है भाई, इससे पहले अपनी बैक थोड़ी टूट जाए, एंड कर दे एपिसोड को। हाँ भाई एंड कर दो भाई, खत्म हो गया है, बहुत बहुत सारी बातचीत हो गई है। इसी के साथ हम आज्ञा इसी लेते के हैं। साथ आज्ञा लेते हैं भाई। हाँ क्या, बिल्कुल बिल्कुल। और सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो वीडियो भी देख लो, मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा। और लाइक भी कर दो भाई। और कुछ लगता है कि सही है, या कुछ सजेशन है, या फिर कुछ गलत लग रहा है, तो वो कमेंट भी कर दो, ताकि इन फ्यूचर थोड़ा और इम्प्रूव कर सके। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। लाइक थैंक शेयर यू भाई। सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू।